हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोटेक के बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, इसमें शब्द आ रहा है हमारे पास बायो और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है, आपको पता है, जीवन होता है, यानी लाइफ होता है। इसका मतलब यहाँ से, और टेक्निक आपको सबको पता है। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है, उनका, या कोई भी सेल है यानी कोई कोशिका है उसका, या कोशिका के कोई भाग हो सकते हैं, यानी जैसे डीएनए हो सकता है, या कोई जीन हो सकती है। जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा पार्ट होता है, ठीक है। इनके अलावा जैसे कोई एंजाइम होता है, कोशिका के अंदर बनता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब लिविंग थिंग्स से यानी सजीवों से हमें मिलती है। इन सभी का यूज किस में किया जाए? ह्यूमन वेलफेयर में किया जाए, यानी मानव के कल्याण में किया जाता है, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ हो जाएगा? ह्यूमन वेलफेयर में। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। अब इसको कैसे समझे हम? देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पता है कि जो इंसुलिन होता है, ये एक हार्मोन है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? इनके हार्मोन से डायबिटीज हो जाती है, जिसका पूरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है, जिसको हम मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो जिसके शुगर की बीमारी है यानी डायबिटीज़ है, वो क्या करता है, एक इंजेक्शन काम में लेता है, और इंजेक्शन के थ्रू क्या करता है, अपनी बॉडी में इंसुलिन डालते हैं, ठीक। खाना खाने से पहले क्या करेंगे? इंसुलिन डालेंगे। अब पहले क्या होती थी कि ये जो इंसुलिन प्राप्त होते थे, ये जैसे सुअर हो गए, गाय है, उन सभी के अग्नाशय से, पेनक्रियाज से प्राप्त होती थी। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आपकी कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है, ठीक है। आपने एक सुअर खरीदा है, और वो सुअर मान लेते हैं 10,000 रुपये का पड़ रहा है। कितने का आया वो? 10,000 रुपये का सुअर आया है। अब उससे आपको क्या किया है, उसको जैसे आपको मारकर उसके अग्नाशय से फिर आपने क्या किया है? इंसुलिन निकाला है। तो इंसुलिन निकालने के लिए आपको खर्चा आ गया कितने का? 10,000 का, ठीक है। 10,000 का सुअर पड़ा, 10,000 का खर्चा आ गया, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 20,000 का पड़ा। और फिर आप उसमें 5,000 मान लेते हैं जो प्रॉफिट भी कमाएंगे, लाभ भी कमाएंगे, क्योंकि आपकी कंपनी चल रही है। तो आपको कितने का पड़ गया? वो 25,000 रुपये का खर्चा पड़ गया है। अब आप इंसुलिन को बेचोगे तो बहुत ही कम इंसुलिन इनसे मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जैसे इसके अंदर मान लो कि 100 ml मिल गया, तो 100 ml के लिए क्या होता है? 25,000 रुपये, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते थे। अब एक कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनी थी, उसका नाम है एली लिली। उसने क्या किया, इस इंसुलिन की जीन को मानव से बाहर निकालकर बैक्टीरिया में डालकर उनसे इंसुलिन बनाने लग गए। तो वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना ये पड़ता है, जो तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये होता कैसे है? जैसे हम बात करते हैं किसी मानव की, हमारे पास कोई मानव है, ठीक है, तो इसका जो अग्नाशय होता है, यहाँ पर हमारे जो आमाशय है यानी जो स्टमक है, उसके नीचे होता है इसका पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय होता है उसका। इस अग्नाशय से क्या किया गया? एक कोशिका प्राप्त कर ली गई, ठीक है। और उस कोशिका में हमारे पास क्या है? केंद्रक है। केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पे डीएनए है। मैं डायरेक्ट इसमें डीएनए दिखा रहा हूँ, और इसमें डीएनए का एक छोटा पार्ट है जो कहलाएगा जीन। और ये क्या बनाएगी? ये इंसुलिन बनाती है। आपने पढ़ा होगा कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से बनता है क्या? आरएनए बनता है, और आरएनए से बनती है प्रोटीन, ठीक है। हमारे पास डीएनए है, डीएनए से बन रहा है आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। और यही प्रोटीन है आगे चल के क्या बना लेती है? हार्मोन बना लेती है, यानी इंसुलिन बना लेगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो डीएनए का वो भाग जो आरएनए बनाकर प्रोटीन बनाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। यानी मान लो कि केवल इतना भाग ही इसमें आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगी और हार्मोन बनाएगा, तो ये कहलाएगी इंसुलिन की जीन। अब हम क्या करते हैं, इनसे इनका डीएनए है वो बाहर प्राप्त कर लिया है, यानी बहुत बड़ा हमने इनका डीएनए प्राप्त कर लिया है इस तरह, ठीक है। डीएनए प्राप्त कर लिया, फिर क्या करते हैं, इस डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे,
ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे डीएनए के। फिर इस डीएनए के टुकड़े को पृथक किया जाएगा, यानी उनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह इसमें जो टुकड़े हमें डीएनए के मिले हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं कि इसमें हमारी जो इंसुलिन की जीन कौन सी है। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं इंसुलिन बनाने की जीन यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर इंसुलिन बनाने वाली जीन थी, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं यहाँ पर हमें ये इंसुलिन बनाने वाली जीन प्राप्त हुई। तो वो इंसुलिन वाली जीन जैसे मान लो इसमें यहाँ हमें मिल चुकी है, तो अब उसकी पहचान कर लेंगे कि इंसुलिन वाली जीन है, हमें मिल गई। अब इस जीन को क्या किया जाएगा, एक वाहक होता है, ठीक है, उसके अंदर इस जीन को डाल दिया जाता है कि मैंने ये जो जीन है यहाँ वाली ये जीन ये यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। फिर इस जीन को क्या किया जाता है, किसी जीवाणु के अंदर प्रवेश करवा दिया जाएगा, किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करवा दिया जाएगा। ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इसके अंदर ये जो भाग है ये वाहक के साथ में क्या जुड़ी हुई है, हमारी वांछित जीन जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया है, किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करवा दिया है। अब इस बैक्टीरिया से क्या होने लग जाएगा, इस बैक्टीरिया के द्वारा हमें इंसुलिन मिलने लग जाएगा। अब आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी विभाजन कर लेते हैं, सेल डिवीजन उनमें जल्दी होता है। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन जल्दी होगा। हमने तो मान लो कि एक ही जीन डाली है, कुछ ही समय के बाद में 2-4 उनकी बहुत सारी कॉपियाँ मिल जाएगी और उनसे क्या मिल जाएगा, इंसुलिन मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर होती है, ये प्रक्रिया होती है बायोटेक्नोलॉजी में। तो देखिए हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास अगर कोई कोशिका है तो उससे हम डीएनए बाहर कैसे निकालें, ठीक है। फिर हमारे पास डीएनए बाहर निकल गया तो उसका छोटे छोटे भागों में हम उसको खंडों में कैसे विभक्त करें। जब खंडों में विभक्त हो गया तो उसको हम पृथक कैसे करें, अलग अलग कैसे करें, उनको सेपरेट कैसे करें। जब सेपरेट हो गया हमें वांछित जीन मिल गई, डिजायर्ड जीन हमारी जो काम की जीन है वो ये है, उनको हम क्या बोल देते हैं, वांछित जीन, जिसकी हम इच्छा कर रहे थे। डिजायर्ड जीन है हमारी, काम की जीन है ये, तो इसको हम वांछित डीएनए भी कह सकते हैं। इसको किसी वाहक में डाल दिया जाता है, ये है हमारे पास क्या, वाहक, जिसको हम कहते हैं वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर में डाल देंगे और फिर इस वेक्टर को किसी बैक्टीरिया में डाल देते हैं और फिर इस बैक्टीरिया से हमें उत्पाद के रूप में यानी जो प्रोडक्ट के रूप में इंसुलिन मिल जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ये किस में होती है, बायोटेक्नोलॉजी में होती है। तो हम यहाँ से इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि जो हमारे पास कोशिका है उससे हम पृथक कैसे करें, पृथक कर दिया तो उसके टुकड़े कैसे करें, ठीक है, टुकड़े कर दिया तो उसको अलग अलग सेपरेट यानी पृथक कैसे करें। यहाँ पर तो इसको पृथक नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विलगन कैसे करें, आइसोलेट कैसे करें, ठीक है। उसके बाद में उसके पृथक कैसे करें यहाँ पर, फिर ये जो है क्लोनिंग वाहक में कैसे डालें और फिर किसी कोशिका में कैसे डालें और कोशिका से उत्पाद कैसे प्राप्त करें। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। ओके, तो अब हम इसमें पहला स्टेप पढ़ते हैं जिसका नाम है वांछित जीन का विलगन, आइसोलेट ऑफ डिजायर्ड डीएनए। अब इसमें क्या होता है, देखिए हमने कहा कि हमारे पास कोई कोशिका है, इस कोशिका में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है, गुणसूत्र पे हमारे पास डीएनए है, ठीक है। ये बहुत मैंने पूरा डीएनए के रूप में दिखा दिया है। अब इस डीएनए को हमें बाहर निकालना है, तो हम कैसे बाहर निकालें, तो इसके लिए हम अलग अलग कोशिका के आधार पर अलग अलग प्रक्रिया काम में लेते हैं। उसके लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मानव की कोशिका है, ह्यूमन सेल है, तो आपको पता है जो मानव की कोशिका हो या कोई भी जंतु हो उनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं होती। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं प्रोटीएज एंजाइम। आपको पता है प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसके अंदर जितने भी प्रोटीन है वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा। इनके अलावा इसमें डालते हैं हम लाइपेज एंजाइम, यानी लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम है ये लिपिड यानी जो वसा है उसको डाइजेस्ट करता है, उनका पाचन करता है। तो इसके अंदर जितनी भी वसा है उन सभी का पाचन हो जाता है, ठीक है। आपको पता है कि जितनी भी कोशिका झिल्ली है वो फोस्फोलिपिड की बनी हुई है, यानी उसमें क्या है, मेन चीज लिपिड यानी फैट है, उसके अंदर वसा है, ठीक है। दूसरा उनमें प्रोटीन भी धसे हुए रहते हैं, कोई बाहर होते हैं यानी प्रोटीन भी उसमें होते हैं, तो प्रोटीज हो गया। तो इनमें जितनी भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो सब इसके द्वारा क्या हो जाएंगे, डाइजेस्टेड हो जाएंगे, उनका पाचन हो जाएगा इन दोनों के द्वारा। इनके अलावा लेकिन आरएनए का नहीं हो पाता, क्योंकि आरएनए प्रोटीन से नहीं बना है, न वसा से बना है, ठीक है। तो आरएनए का पाचन नहीं होगा।
तो आरएनए का पाचन करने के लिए हम उसमें क्या डाल देंगे, आरएनएज एंजाइम डाल देंगे, ठीक है। आरएनएज एंजाइम ये किसका डाइजेशन कर देगा, किनका पाचन कर देगा, आरएनए। अब सब इसका जितने भी कोशिकांग है जो भी इसके अंदर होगा, जैसे मान लो स्टोन प्रोटीन नाम सुना होगा, उसका भी पाचन हो गया, ठीक है। कोशिका झिल्ली है, उनका भी पाचन हो चुका है। तो सब कोशिकांग इसके अंदर पच चुके होते हैं, यानी जिनका सभी का क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। केवल क्या बचा इसके अंदर, डीएनए बचा। तो इससे हम क्या प्राप्त हो जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कंप्लीट है। अगर हमने मान लो पादप की कोशिका ली है, प्लांट सेल ली है, तो प्लांट सेल के अंदर आपने पढ़ा है कि जो सेल होती है उसके आउटर साइड में सेल वॉल होती है, यानी कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली के साथ साथ में क्या होती है, कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वॉल भी होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज डालेंगे। पहले हम इसमें सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, उसका पाचन करने के लिए आपको पता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेल्यूलेज एंजाइम डाल देंगे। याद रखना नाम के आगे क्या लगेगा, एज लगेगा। तो इसमें हमने डाल दिया है सेल्यूलेज, ठीक है। इनके अलावा इसमें इनके अंदर क्या डालेंगे, इनके अंदर हम डालेंगे कि जो प्रोटीन का पाचन कर रहा है तो प्रोटीएज हो जाएगा, ठीक है। वसा का पाचन करना है तो लाइपेज डाल देंगे, ये वाला। आरएनए का पाचन करना है तो आरएनएज डाल देंगे। अब इनसे भी क्या होगा, हमें डीएनए मिल जाएगा, कंप्लीट है। इस तरह हमने डीएनए बाहर निकाल लिया, इनका भी हमने यहाँ से डीएनए बाहर निकाल लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया है, कंप्लीट है। तो ये हो गया प्लांट सेल के बारे में। लेकिन उनके अलावा हम कौन सी कोशिका काम में ले सकते हैं, हम कोई फंगस की कोशिका काम में ले सकते हैं, कवक की ले सकते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं फंगस। तो फंगस की कोशिका अगर हम काम में ले रहे हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर क्या होता है, कोशिका होती है, हाँ इसके अंदर वही है, केंद्रक भी है, उसमें गुणसूत्र है और उन पे डीएनए है, इस तरह, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, कोशिका के बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है, और ये किसकी बनी होती है, ये काइटिन नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी बनी होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति काइटिन की, इनकी तो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। तो सेलुलेज डाल दिया है यहाँ काइटिन की। तो काइटिन का पाचन करने के लिए हम क्या करें, क्या एंजाइम डाल देंगे इसमें, काइटिनेज डाल देंगे, काइटिनेज एंजाइम इसके अंदर डाल देंगे, जो क्या कर देगा, इसकी सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट कर देगा। यानी इस तरह हो जाएगा, ये सेल मिल गई हमें पास, सेल वॉल इसकी हट गई है। अब इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या है, जो गुणसूत्र है, और गुणसूत्र पे हमारे पास डीएनए है। अब उनके बाद में वही तीनों एंजाइम काम में लेते हैं। तो तीनों कौन से थे, एक था हमारे पास प्रोटीएज, लाइपेज, नेक्स्ट इसके अंदर था हमारे पास आरएनएज, ठीक है। तो ये सब एंजाइम इनका पूरे की कोशिका को पाचन कर देंगे, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें डीएनए मिल जाएगा, हमें डीएनए मिल चुका है, कंप्लीट है इनका भी। इसी तरह हम कौन सी कोशिका काम में ले सकते हैं, अब एक कोशिका हमारे पास बची रही, प्रोकैरियोटिक कोशिका, किस में होती है, ये जीवाणु में होती है, ठीक है। और यानी बैक्टीरिया के अंदर होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जीवाणु की अगर कोशिका है तो उनके लिए हम क्या काम में लेंगे, तो देखिए उनमें कोशिका हमारे पास भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन उनमें केंद्रक नहीं होता, उनमें केवल डायरेक्ट गुणसूत्र होते हैं और उन पर डीएनए होता है। तो इनकी कोशिका भित्ति है, ये किसकी बनी होती है, आपको बताई हुई है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो इनसे हमें कोशिका भित्ति है, ये सब हटाने के लिए हम क्या करें, इनके अंदर लाइसोजाइम है वो डाल दिया जाता है, लाइसोजाइम बोलकर एंजाइम है, ये डाल दिया जाएगा। ये क्या करेगा, इस कोशिका का पूरा पाचन कर देगा, और इनसे हमें क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा। तो हम अलग अलग कोशिका के आधार पर अलग अलग एंजाइम काम में लेंगे, वो आपके सामने है। वो कौन कौन से है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, आरएनएज है, सेल्यूलेज है, काइटिनेज है, और लाइसोजाइम है, ठीक है। इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अब देखो हमें क्या मिल चुका है, अब हमें इनसे डीएनए मिल चुका है, हमने डीएनए को पृथक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने, उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करना है, ओके। तो अब हम स्टडी करते हैं कि जो हमने डीएनए अलग कर लिया है उस डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटेंगे, यानी उनके खंड फ्रेगमेंट्स कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, ये हमने क्या किया था, एक डीएनए है वो पृथक कर लिया था, ठीक है।
अब इनमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RE। ये RE डालते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बट जाता है। अब क्वेश्चन बन गया कि सर RE क्या है, तो RE का पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। अब क्वेश्चन है कि ये क्या चीज़ है, तो देखिए इसमें उल्टा चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें नाम क्या आ रहा है, न्यूक्लियेज नाम आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियेज यानी जो एज अब क्या हो गया, एंजाइम का नाम हो गया एज, यानी ये एक एंजाइम का नाम है। और ये एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का पाचन करता है। न्यूक्लियेज हो गया ना, तो डीएनए और आरएनए को छोटे छोटे भागों में टुकड़े करता है ये एंजाइम। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने दो शब्द पहले बताए थे, एक वर्ड होता है एक्सो, एक होता है एंडो, एक होता है मीजो, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, इनर साइड में, ठीक है। और एक होता है मीजो या मीशो, इसका मतलब होता है मध्य में, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वर्ड काम आएंगे, एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए पर इधर 5 डेज सिरा होता है, इधर 3 डेज सिरा होता है, इधर 3 डेज सिरा होता है, इधर 5 डेज। इनके अलावा इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जैसे एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। एडिनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से, ये एडिनिन से, ये ग्वानिन से, ये थाइमिन से, ये एडिनिन से, ये ग्वानिन से, ये ग्वानिन से और ये साइटोसिन से। इस तरह ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ से इनको अलग अलग करना शुरू करेगा, यानी डीएनए का पाचन कर देगा, यानी इससे करेगा ये इनको हटा देगा। यानी इस तरह मेरे पास डीएनए है, ये 5 डेज सिरा है, ये 3 डेज सिरा है, ये 3 डेज सिरा है, ये 5 डेज सिरा है। ये साइड से क्या करता है, डीएनए का पाचन करना शुरू करता है, ये साइड से ऐसे। कौन, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो बाहर की साइड से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ पर हमारे पास है 5 डेज, 3 डेज, 3 डेज और 5 डेज, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा, जो डीएनए का पाचन करेगा वो इसके अंदर के भाग से करेगा, अंदर की साइड से करेगा, यहाँ से मध्य में से करेगा। ये तो क्या कर रहा है, किनारों पे से काट रहा है, ठीक है, ये किनारों पे से काट रहा है। और ये कहाँ से काटेगा, ये मध्य में से काटेगा उसको, ठीक है, बीच में से काटेगा। इसमें इसका नाम क्या हो गया, अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर से। आप ऐसा ना समझ लें कि सर मीजो है तो इसका नाम मीजो न्यूक्लियस क्यों नहीं हुआ, ये अंदर की साइड में काटता है डीएनए का, इस वजह से इसका नाम एंडोन्यूक्लियस हो गया है। कंप्लीट है। तो ये यहाँ से डीएनए को इस तरह काटेगा, दो खंडों में ये डिवाइड कर देगा। तो इस प्रकार ये डीएनए को काटने का काम करता है। कंप्लीट है। अब इसका नाम हो गया कि रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसका नाम यानी प्रतिबंधन क्या है। तो देखो प्रतिबंधन नाम तो इसलिए पड़ रहा है कि इनके बंध को तोड़ेगा और उनको अलग करेगा। रेस्ट्रिक्शन का यहाँ पर इसलिए नाम पड़ा है इसका कि ये हर कहीं पर भी नहीं काट सकता, ये किसी विशिष्ट स्थान पर ही काटेगा, जिनको हम कहते हैं पहचान स्थल। कहाँ काटेगा, ये पहचान स्थल पर ही काटेगा। रिकॉग्निशन साइट जो होती है, ठीक है, ये वहां पर काटने का काम करेगा। और ये भी कैसे होना चाहिए पहचान स्थल, ये पहचान स्थल होने चाहिए पैलिंड्रोम प्रकार के, पैलिंड्रोम टाइप के होना चाहिए। अब क्वेश्चन बन गया सर पैलिंड्रोम क्या होता है, तो देखिए मैं सर आपके सामने एक शब्द लिखता हूं। हमारे पास है शरस, मलयालम, कनक। तो इन शब्दों में आपको क्या समानता मिल रही है, तो देखो इन शब्दों को अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो भी सरस है, ऑपोजिट पढ़ूं तो भी सरस है। मलयालम को इधर से पढ़ रहा हूं तो मलयालम, और इधर से पढ़ूं तो भी मलयालम आएगा। तो ऐसे ही अनुक्रम यहाँ पर मिलने चाहिए, जिनको अगर हम पढ़ने का विन्यास सेम रखें तो वो दोनों पर बराबर बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक अनुक्रम बनाता हूं, हमारे पास है जैसे ए है, फिर है हमारे पास हो गया डबल जी है, डबल सी है और टी है, इस तरह अनुक्रम है। एडिनिन है, ग्वानिन है,
साइटोसिन है और थायमिन है। इधर हो गया हमारे पास 3 डेज। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये 3 डेज क्या होता है, ये 5 डेज क्या है, ये 3 डेज क्या है, और ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन क्या है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए इसको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल से इसके बारे में बता देंगे कि ये एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन क्या है और ये 3 डेज 5 डेज क्या है। ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं 3 डेज और इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर टी है, ये हो गया हमारे पास सी है, सी है, डबल जी है और ए है, यहाँ पर हो जाएगा 5 डेज या 5 प्राइम भी कहते हैं इसको। तो देखें, इसको हम अगर एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी हम 5 डेज से 3 डेज की ओर पढ़ रहे हैं या 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ रहे हैं, तो देखें कैसे हो जाएगा, ए डबल जी डबल सी टी। इधर ए 5 डेज से पढ़ना है तो ए डबल जी डबल सी टी दोनों पे सेम आ रहा है, ए आ रहा है, डबल टी डबल जी आ रहा है, डबल सी आ रहा है और टी आ रहा है। कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, ये एक पैलिंड्रोम अनुक्रम हो गया। इसको क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोम अनुक्रम या पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं इनको। कंप्लीट है। आप खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाना है, जो फर्स्ट वाला है और ये लास्ट का है ये दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ जैसे डबल बना रहे हैं तो ये डबल इसका लास्ट का सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। कंप्लीट है। इस तरह आप बना सकते हो इसको। ओके, तो हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स पढ़े हैं, तो उनके उदाहरण हमने अभी तक नहीं पढ़े। तो देखिए उनके उदाहरण होते हैं जैसे ई को, कई एग्जाम इनके खोजे जा चुके हैं, तो इनमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक है हमारे पास ई को आर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है हिंद थर्ड, ठीक है, या हिंद फर्स्ट सेकंड आप इस तरह लिख सकते हो। एक जैसे इसके अंदर होता है हमारे पास बाम H1, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है। इसी तरह जैसे हमारे पास है PST फर्स्ट, ठीक है, ये सब क्या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम है, कई सारे खोजे जा चुके हैं। हाँ, खोजे से याद आ गया, इसकी खोज किसने की थी, खोज है यानी इसकी जो डिस्कवरी की थी वो 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर्बर एंड स्मिथ, ठीक है, उसके द्वारा की गई थी। आर्बर और स्मिथ ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी। ओके, तो हम स्टडी करते हैं कि इसका नाम ये जो इको आर फर्स्ट क्यों पड़ा, इसका हिंद थर्ड क्यों पड़ा, इसका बाम H1 क्यों पड़ा है, ये क्या नाम है। तो देखिए इको का हम चलते हैं तो यहाँ पर ई का मतलब होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ई कोलाई। नाम सुना होगा बैक्टीरिया का, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। तो ये नाम होता है जीनस का, ठीक है, और ये होता है उसके स्पीसीज का नाम। ये आपने पढ़ा होगा कि हमने जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर पढ़ा था उनके अंदर, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये नहीं पता है, तो इसका वीडियो मैंने डाला हुआ, आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है उससे हमने इसका ले लिया है फर्स्ट वर्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसका सेकंड और थर्ड वर्ड स्पीसीज का, सेकंड और जो थर्ड वर्ड है ना यहाँ पर एंजाइम का, वो कहाँ से ले रहे हैं, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड नाम स्पीसीज का ले रहे हैं। और आर क्या है, आर इसके जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसका है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक ग्रिफिथ का एक प्रयोग होता है जिसने चूहे के अंदर क्या किया था, बैक्टीरिया डाल दिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम से, उसका एस प्रभेद और आर प्रभेद, एस टाइप और आर टाइप, ये सुना होगा। तो ये टाइप है, इसमें कौन सा, एस है और आर टाइप है, ठीक है। तो एस्चेरिचिया जो कोलाई है, ई कोलाई है, उससे हम उसका आर जो टाइप है उससे एंजाइम को सेपरेट किया गया। ये एंजाइम किन से सेपरेट होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, ई को आर हो गया। अब क्वेश्चन बन गया सर फर्स्ट क्या है, तो ये उनके खोजे जाने का क्रम है, यानी डिस्कवरी कब हुई थी उनका हम क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस दे देते हैं। यानी क्या हो गया, ये आर जो लास्ट का जो फर्स्ट है ये इसके खोजे जाने का क्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ई कोलाई जीवाणु है, उसे मान लेते हैं 5 जो एंजाइम है वो सेपरेट हुए थे, एग्जाम्पल के तौर पर कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिनसे 5 मिले, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जिसको हम कैसे बोल देंगे, इको आर फर्स्ट हो जाएगा पहले का, दूसरा हो जाएगा इको आर सेकेंड, फिर इसी तरह हो जाएगा इको आर थर्ड, तो इससे चलता रहेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका हमारे पास है हिंद थर्ड क्यों पड़ा है, तो एच का मतलब यहाँ पर है हीमोफिलस, हीमोफिलस। IN का मतलब होता है यहाँ पर इन्फ्लुएंजी, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो यहाँ से ले लिया है H और ये हो गया IN, और इसका जो टाइप होता है उसके अंदर टाइप होता है एक D टाइप,
वो डी टाइप हो गया यहाँ पर डी, और ये है खोजे जाने का क्रम जो है, यानी डिस्कवरी का जो सीक्वेंस है वो कौन सा है, थर्ड है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाम H1 का नाम। बाम H1 क्यों पड़ा है, तो बाम का मतलब यहाँ पर हो गया बेसिलस। ठीक है, H का मतलब होता है एमाइलो लिक्विफेशियंस। एमाइलो लिक्विफेशियंस, उसका जो टाइप्स रहता है ना, अलग टाइप है इसका, जैसे उसका टाइप है वो H टाइप का था और उससे खोजा गया है, और फर्स्ट टाइम पे ही खोजा गया, तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया। तो बेसिलस का बी आ गया, एमाइलो लिक्विफेशियंस का AM आ गया, और टाइप H हो गया। कंप्लीट है। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, ये इसका नाम हो गया। कंप्लीट है। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो नाम है वो कैसे हुआ, डिस्कवरी किसने की थी, आर्बर और स्मिथ ने की थी। आर्बर और स्मिथ ने की थी। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ओके, तो हम स्टडी करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक जीन है, मान लेते हैं इंसुलिन की जीन है। इंसुलिन की जीन पूरी नहीं है, मान लेते हैं केवल यहां तक की इंसुलिन की जीन है। यहां पर इनमें कोई कोड हो रहे हैं, जैसे हमारे पास है AGGC T। ठीक है, यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा TCCGA। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा हम मान लेते हैं कि दूसरे कोड है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर G, ठीक है, और A है, T है और C है। तो यहाँ पर हो जाएगा T है, C हो जाएगा, फिर हो जाएगा T है, फिर है A है और G है। ये भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस हो गए। देखें, इसको हम पढ़ रहे हैं GATC, इधर से GATC कंप्लीट है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या करता है, A और G के बीच में है ना एक एंजाइम है, जैसे E को R फर्स्ट है, ये आके काटता है, E को RI आके काटता है इसको। और मान लेते हैं कि यहाँ पर A और T के बीच में कोई दूसरा काट रहा है। कंप्लीट है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एंजाइम हमारे पास, जैसे हमारे पास था बाम H1 है, वो यहाँ पर काट रहा है। तो स्थिति कैसे हो जाएगी, ये काटेगा तो ये स्थिति अब हमारे पास ऐसे हो जाएगी कि एक बार मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो जब ये एंजाइम इनको यहाँ से काटेंगे, तो देखिए काटेंगे तो ये यहाँ से इसको काट देगा, डीएनए सेपरेट हो गया यहाँ से। यहाँ A और G के बीच में काट रहा है ना, तो ये यहाँ से सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये 3 डेज हमारे पास, सॉरी ये 5 डेज था और ये 3 डेज है। यहाँ पर हमारे पास कहाँ काट रहा है, ये A और T के बीच में काट रहा है, तो ये वाला भाग गया। ठीक है, और यहाँ पर A और इधर से स्टडी करेगा, A और T के बीच में काटेगा, A और T के बीच में, तो यहाँ से ये गया है। तो इस प्रकार ये हमारा जो वांछित डीएनए है, यानी हमारी जो डिजायर्ड डीएनए है, डिजायर्ड जीन है, ये सेपरेट हो गई हमारे पास। ये काम किसने किया है, आरई ने कर दिया। तो देखें यहाँ पर जो पोजीशन बनी है वो कैसे बनी है, यहाँ पर डीएनए ऐसे बन गया, जैसे इसको ऐसे दिखाएंगे हम, सिंपल सा ऐसे बन गया। यहाँ पर सेम बना है, तो कभी इस साइड ऐसा बनता है, इस टाइप का बनता है कि कुछ भाग आगे की तरफ निकला हुआ, कुछ पीछे की तरफ है। देखो ये पूरा भाग इस तरह है, ठीक है, और ये भाग एकदम सीधा ही है। तो अगर इस तरह बन रहा है तो इसको हम कहते हैं चिपचिपा सीरा। इसका नाम क्या हो जाएगा, चिपचिपा सीरा या स्टिकी एंड। ठीक है, ओके, इसको हम कह देते हैं समान सीरा, या इसको कहा जाता है ब्लंट, BLUNT, ब्लंट एंड कहते हैं इसको, समान सिरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो सेपरेट है, जीन सेपरेट हो गई। तो क्या किया था हमने किया था, सबसे पहले हमारे पास कोई कोशिका ले ली, उसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है और उन पर डीएनए है। सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया था, डीएनए का विलग्न किया था। उसके बाद में डीएनए का क्या कर रहे हैं हम, विलंगित डीएनए का क्या कर रहे हैं,
खंडीकरण कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं, डीएनए को काट रहे हैं। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ बार बार में, डीएनए को काट रहा है, काटने का काम कौन करती है? कैंची करती है। तो इस वजह से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनको हम क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं, आणविक कैंची, या इनको कहा जाता है मोलेक्यूलर सीजर। मोलिकुलर सीजर किसको कहेंगे हम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। अब देखिए क्या करते हैं, हमारे पास ये डीएनए सब कट चुके हैं इस तरह, अब हम उनका पृथक्करण करते हैं, अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो डीएनए है उनको हम छोटे छोटे भागों में काट दिया है। अब कटा हुआ जो डीएनए है उनका सेपरेशन करते हैं, उनका पृथक्करण करते हैं। वो कैसे किया जाता है? उसके लिए जो प्रोसेस काम में लेते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं जैल विद्युत संचलन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होता है जानते हैं। तो देखिए इसमें एक उपकरण काम में लेते हैं। उस उपकरण में क्या होता है, कांच की हमारे पास इस तरह दो प्लेट होती है। ठीक है, ये कांच की हमारे पास दो प्लेट हो गई। इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, एक जेल भरा रहता है। ठीक है, जो मैं इस तरह जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। इस जेल का नाम होता है एगारोज जेल। एगारोज जेल। इसकी जगह पर एक और जेल काम में ली जा सकती है जिसका नाम होता है पॉली एक्रेलेमाइड जेल। पॉली एक्रेलेमाइड जेल या एगारोज जेल इसके अंदर भरा रहता है। कंप्लीट है। अब क्या किया जाता है कि हमने जो डीएनए प्राप्त किया है, हमारे पास कोशिका थी, उस कोशिका से हमने जो डीएनए सेपरेट किया था, फिर उनको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। ये सब चीज़ें हमें प्राप्त होती है कहाँ पर? एक परखनली के अंदर। ये लिक्विड अवस्था में रहता है, ये द्रवित अवस्था में रहता है। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर पिपेट डालकर वो हम इसके ऊपर डालते हैं इस तरह, यानी डीएनए को हम इनके ऊपर डालते हैं। डीएनए है वो इसके ऊपर एगारोज जेल के ऊपर डालते हैं। कंप्लीट है। जब एगारोज जेल पर डीएनए डल जाता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके अंदर हम रखेंगे। विद्युत क्षेत्र होता है उसमें हम इसको रखते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक तरफ हम कैथोड रखते हैं और एक तरफ हम इसमें एनोड रखते हैं। यानी नेगेटिव साइड ऊपर रहेगी, पॉजिटिव साइड नीचे रहती है। अब ऐसा क्यों है? आपको पता है कि जो डीएनए होता है उस पे ऋणावेश होता है। डीएनए है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब डीएनए को जब हम इस पे डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, डीएनए को नीचे की ओर धकेलेगा और ये डीएनए को अपनी ओर खींचेगा। इससे क्या होता है, डीएनए अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे ये हमने स्टार्ट में मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, ये कांच की प्लेट है, उसमें क्या होता है, एगारोज जेल है, उस पर डीएनए इस तरह अलग अलग पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। जो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतना ही नीचे की तरफ जाएगा और जो बड़ा है वो ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इसका कैसे हो रहा है? ये हो रहा है छलनी प्रभाव की वजह से। क्या बोलेंगे इसको? छलनी प्रभाव, सीव इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। किसका? एगारोज जेल का छलनी प्रभाव या सीव इफेक्ट की वजह से डीएनए सेपरेट हो जाएगा। ऊपर हमने डाला है पॉजिटिव, इधर नीचे नेगेटिव, इस तरह डीएनए सेपरेट हो जाएगा। अब जो डीएनए सेपरेट हो गया ना, अब इनको क्या करते हैं, हम दिखाई नहीं देता ये डीएनए। देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक डाई काम में लेते हैं इनके लिए, यानी एक अभिरंजक काम में लेते हैं। क्वेश्चन बन गया सर अभिरंजक डाई क्या होता है? जैसे आपने नाम सुना होगा सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, इयोसिन, ये सब डाई होते हैं। जब यानी कोई कोशिका को अगर किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है तो डायरेक्ट हम नहीं देख सकते उस सेल को। उस सेल को कोई भी पार्ट है, जैसे मान लो हमने न्यूक्लियस देखना है, केंद्रक देखना है, तो उसको हमें कलर देना पड़ेगा। ग्रीन कलर दे दिया, पिंक दे दिया, ऐसे उसको कलरफुल करना पड़ेगा। और जिन कलरफुल करने के लिए जिन केमिकल को काम में लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाई या अभिरंजक। जैसे हम बालों को कलरफुल करने के लिए डाई लगाते हैं, वैसे यहाँ पर है। ओके, तो अब एगारोज जेल पर जो डीएनए को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक डाई डालेंगे, इसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। फिर इस इथिडियम ब्रोमाइड डालने के पश्चात हम क्या करते हैं, इनको यूवी किरणों में रखते हैं, यूवी रेज में रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए इसके एगारोज जेल पे है ना, ये चमकीले नारंगी रंग के दिखने लग जाते हैं।
ठीक है, चमकीले नारंगी रंग के दिखने लग जाते हैं और ऑरेंज कलर के ये दिखने लग जाते हैं। इसको हम आसानी से फिर पहचान सकते हैं कि कहाँ पर डीएनए है। तो ये प्रोसेस हो गया डीएनए का पृथक्करण करना। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वाहक होता है जिसका नाम होता है वेक्टर। उस वेक्टर में जो अपना डीएनए है उसको हम इंसर्ट करवा देते हैं। अब ये कैसे होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो क्लोनिंग वेक्टर है ये कैसे होता है और क्लोनिंग वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसको अधिक से अधिक शेयर करें।